हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाने वाला हूं, है ना। देखेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन किस तरीके से वर्क करता है और ये क्या है। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या है कि जब भी कोई सीरीज इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो बाई अ फैक्टर, किसी एक फैक्टर के मतलब मल्टीप्लीकेशन से, है ना। जैसे मान लीजिए ए, कोई एक टर्म है, फर्स्ट टर्म है, कोई दूसरी टर्म है जिसमें एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया आर, एक और टर्म है इसमें एक और फैक्टर का मल्टीप्लाई किया दैट इज आर स्क्वायर, एक और फैक्टर का मतलब आर इज अ फैक्टर, आर इज अ फैक्टर। तो फर्स्ट टर्म में मैंने एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया तो ए आर आ गया। अब इस आर का एक और आर का मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर हो गया, एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीरीज सीक्वेंस, कोई भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस जिसमें एक फैक्टर का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, सेम फैक्टर का, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, ये जीपी में है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 4 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 टू जा मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इस 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 में और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 में और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। इस तरीके से इसमें आर का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 2 कर रहा होगा। और उस फैक्टर को जो अपन बोलते हैं, उस फैक्टर को अपन बोलते हैं आर, और आर इज स्टैंड फॉर रेशियो, आर इज स्टैंड फॉर व्हाट, रेशियो। इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कुछ चीज़ों पे अपने को ध्यान देना है। एक तो फर्स्ट टर्म पे, फर्स्ट टर्म इसकी इसकी जो भी होगी उसको अपन ए बोलेंगे। एक इसमें जरूरी होता है रेशियो, जैसे आपने एपी में पढ़ा था डिफरेंस, वहां पर डिफरेंस सेम होना चाहिए, और यहाँ पर एपी में रेशियो सेम होना चाहिए। यदि रेशियो सेम है, इस तरीके से कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 6 9, नहीं, ये देखिए 3 टू जा 6 6 टू जा 9 6 टू जा 12 12 टू जा 24 24 टू जा 48, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। तो यहाँ पर फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, 3, लेकिन यहाँ पर आर का काम कौन कर रहा है, 2। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो आर का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो इस तरीके की सीरीज जो होती है उसे बोलते हैं जीपी। अब जीपी में मुझे बताना हो, आप खुद ही सोचिए, इस तरीके से कोई सीक्वेंस चल रही है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। मैं आपको बताऊं, पहली टर्म पे आर कितने हैं, 0, एक भी आर नहीं है। दूसरी टर्म में कितने आर हैं, 1, यानी मैं दूसरी सेकंड टर्म बोल रहा हूं तो आर की काउंटिंग 1 है। थर्ड टर्म में आर की काउंटिंग 2 है। फोर्थ टर्म में आर की काउंटिंग 3 है, यानी एक कम। यानी कि मैं nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म में आर की एक काउंटिंग कम होगी, दैट इज n-1। ये है अपना nth टर्म, यानी लास्ट टर्म। किसी भी जीपी का जो लास्ट टर्म होता है या उसी को nth टर्म बोलते हैं, दैट इज व्हाट, ए आर की पावर n-1। n इज स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, आर इज स्टैंड फॉर रेशियो, ए इज स्टैंड फॉर द फर्स्ट टर्म। तो ये किसी भी सीरीज के लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है जीपी में, ठीक है। जीपी में ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म का। जीपी के अलावा मतलब जीपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, लास्ट टर्म का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरा ध्यान से देखना है। और इसमें यदि आपको कभी भी रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी रेशियो निकालना हो जीपी का, तो रेशियो निकालने का मतलब होता है कोई भी आप नंबर, कोई भी टर्म ले लीजिए, मतलब कोई भी टर्म का मतलब सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यदि आर टर्म, मान लीजिए आरवां टर्म आप ले रहे हैं, आरवां टर्म ले रहे हैं तो उसमें से डिवाइड करना होगा r-1वां टर्म। आरएफ टर्म, आरएफ टर्म मतलब मान लीजिए 10वां टर्म लिया तो 10वें टर्म में से 9th वाला टर्म, 10th वाले टर्म में से 9th वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। रेशियो माइट बी मोर देन 1, रेशियो 1 से ज्यादा भी हो सकता है और रेशियो 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो रेशियो की वैल्यू, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मोर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है, रेशियो की वैल्यू दोनों हो सकती है। तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, nth टर्म का फॉर्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको लिख के रखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता, ये मैंने आपको बताया किसी भी जीपी का nth टर्म, किसी भी जीपी का nth टर्म किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं एक सीरीज ले लेता हूं, सपोज मेरे पास एक सीरीज है 3√3, या हाँ चलो √3 ले लेते हैं,
यहाँ पे 1 ले लेते हैं। क्या ये जीपी में है? तो मुझे आर चेक करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म में डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ये कैंसिल, ये आ गया 1/√3, आर आ गया। क्या आर यहाँ भी सेम है? तो थर्ड टर्म में सेकंड टर्म डिवाइड करना पड़ेगा, 1/√3, ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये जीपी में है। मान लीजिए मुझे इसमें बताना है nth टर्म। nth टर्म यदि मुझे बताना है तो मेरे को an बताना है। nth टर्म का मतलब nवां टर्म क्या होगा? nवां टर्म का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म यानी कि 3, आर क्या है 1/√3, और nth टर्म क्या है n-1, ये आपका nth टर्म है। कोई पूछे इसी सीरीज में आप 10वां टर्म बताइए तो a10 का मतलब 3 1/√3 की पावर में 10-1, 10th टर्म बताएंगे तो 10-1, जितनी जो भी टर्म बतानी है उसमें आर एक कम होगा। मतलब यदि 10th टर्म बतानी है तो आर 9 ही होंगे। आर कितने होंगे? 9 होंगे। मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको भी मैंने बताया कि सेकंड टर्म में ए आर होता है, थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर होता है, यानी थर्ड टर्म की बात अपन कर रहे हैं तो उसमें आर एक कम होगा, यानी आर स्क्वायर, यानी 2 ही आर होंगे वहां पर, है ना। तो वैसे यहाँ पर यदि 10th टर्म की अपन बात कर रहे हैं तो 10th टर्म में आर क्या होगा? 9 ही होंगे। ये देखिए 10-1, आर कितने हैं? 9 ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आप nth टर्म निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सम ऑफ जीपी, किसी भी सीरीज का सम क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से लेकर कोई आपके पास एक जीपी है, nth टर्म है ये। इसका सम क्या होगा? n टर्म का जो सम होता है उसका एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए आप, क्योंकि डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। फर्स्ट टर्म 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r, इसके दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला तब के लिए जब r की वैल्यू क्या हो? <<1 हो, r की वैल्यू <<1 हो, और यही फॉर्मूला ऐसे हो सकता है, मतलब इसको पहले ले लीजिए, इसको पहले ले लीजिए, r की पावर n -1 अपॉन में r -1, ये तब के लिए फॉर्मूला जब r की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो दो फॉर्मूले इसमें यूज़ करते हैं, दोनों फॉर्मूले का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव रहे, इसके लिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कब? आर की वैल्यू यदि >1 है। ऑब्वियसली यदि आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली में से 1 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पर भी वही सेम फंडा यूज़ करना है। आर की वैल्यू यदि 1 से कम है तो 1 में से 1 से कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कुल मिलाकर इस डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। तो किसी भी एपी का फॉर्मूला दो तरीके से वर्क करेगा, जो मैंने आपको बताया है। इस फॉर्मूले में एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, यदि सीरीज, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सीरीज दो तरीके की होती है, आपको पता होगा। यदि आर की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच है, -1 से 1 के बीच है, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली ये वाला लगेगा। लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट है। मान लीजिए ए लिखा हुआ है, ए आर लिखा हुआ है, ए आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो जो सम आएगा इनफाइनाइट टर्म का जो सम होगा वो होगा फर्स्ट टर्म। मतलब वो कैसे बदल जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, ए का अंदर मल्टीप्लाई यदि कर दें अपन तो ये हो जाएगा a - a की पावर r - 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - r, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन में 1 - r माइनस a की पावर rn और यहाँ पर 1 - r। तो ये s इनफाइनाइट टर्म का सम है। लेकिन यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है, r की वैल्यू 1 से छोटी है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए 1 से छोटे कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज मैंने 0.2 ले लिया। 0.2 की पावर 1 का मतलब होता है 0.2, लेकिन 0.2 की पावर स्क्वायर का मतलब होता है 0.04। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, यानी कि नंबर छोटा हो गया, ये इसका आंसर इसकी पावर मैंने बढ़ा दी। एक से छोटा नंबर यदि मैं यहाँ पर ले लूँ, ब्रैकेट में एक से छोटा, 1 से छोटा कोई नंबर ले लूँ और उसकी पावर बढ़ाता जाऊँ तो नंबर ऑलरेडी कम होता जाएगा। जैसे देखिए 0.2 की पावर 3 का मतलब होगा 0.008, ये नंबर और छोटा हो गया। यानी कि ब्रैकेट में, यदि यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर 1 से कम है और उसकी पावर आप लगातार बढ़ा रहे हैं, पावर यदि आप लगातार बढ़ा रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 से छोटा आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन यदि आपने ऐसा कर लिया, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा ले ली, सपोज 2 ले लिया, तो 2 का पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, ये और बड़ा हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा। यानी कि यदि अंदर की वैल्यू, ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पावर बढ़ाने पर भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन वैल्यू 1 से कम है तो उसकी पावर बढ़ाने पर नंबर क्या होगा? छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज समझनी है कि यदि इनफाइनाइट टर्म्स के सम की बात अपन करने जा रहे हैं
तो आर की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या बोला 1 से छोटी है, तो आर की वैल्यू यदि 1 से छोटी है और एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो आंसर तो बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ कि आर की वैल्यू यदि 1 से छोटी है और उसकी पावर अपन बढ़ाएंगे तो नंबर क्या होता जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो एन की वैल्यू जब मैं इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा तो नंबर तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये लगभग किसके बराबर हो गया, आर की पावर एन टेंड्स टू 0, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा। कब, वेन आर इज लेस देन 1, आर इज लेस देन 1। मॉड ऑफ आर ले लीजिए, मॉड ऑफ आर का मतलब होता है आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। आर की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो उसकी पावर यदि n कर दी जाए, यानी इनफाइनाइट तक बढ़ा दिया जाए, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आपका जो सम आया, इनफाइनाइट टर्म का जो सम आएगा वो रह जाएगा 1 - r, सिर्फ ये सम है ये, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी इनफाइनाइट टर्म्स बोल दिया जाए लेकिन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी, तो उसका जो सम आएगा वो आएगा a/1 - r, इनफाइनाइट टर्म का सम। इनफाइनाइट कोई भी ऐसी जीपी जिसका इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना हो तो वो होगा a/1 - r, वेयर r इज रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म। ध्यान रखना, r की वैल्यू a से कम होनी चाहिए। यदि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यदि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सम भी इनफाइनाइट होगा, सम भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी सम आपका नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे, यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सम भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, यानी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया सम इनफाइनाइट टर्म का। अब अपन बात करेंगे जीएम की। जैसे अपन ने एपी में बात की रही थी एएम की, वैसे यहां पे बात करेंगे जीएम की। ठीक है, अब जीएम का मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से कोई सीरीज है। इसके जीएम का क्या मतलब है, इसके जीएम का मतलब ये है कि मैं मान लीजिए कोई नंबर ले लेता हूं ए और बी, मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं ए और बी, मुझे इसके बीच में एक जीएम डालना है। जीएम को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जीएम मतलब ज्योमेट्रिकल मीन। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल मीन, यहां पे हेडिंग डाल लीजिए आप, ज्योमेट्रिकल मीन। आप हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल मीन, ये बहुत फेमस है जीएम के नाम से। ठीक है, जनरल मैनेजर। ए और मान लीजिए ए बी, या आप सी ले लीजिए, या ऐसे कर लेते थोड़ी देर के लिए पहले समझने के लिए। ए बी सी ये तीन नंबर यदि जीपी में हैं तो ऑब्वियसली बी इनका ज्योमेट्रिकल मीन होगा। बी इनका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन होगा। आपको समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यदि ए बी सी तीन ऐसे नंबर्स हैं जो आपको देखने में जीपी लग रहे हैं, तो जो इनके बीच का नंबर है बी, वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन होगा। अब उस ज्योमेट्रिकल मीन को समझने के लिए अपन जानते हैं कि बी अपॉन ए, यदि ये जीपी में है तो इनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। रेशियो बराबर होने का मतलब ये हुआ कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, सी अपॉन बी होगा, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो, हर जगह रेशियो बराबर होता है जीपी में, तो ये रेशियो बराबर होंगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर बी की क्या है, बी इज जीएम, बी इज जीएम। तो किसी भी सीरीज में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए बी सी तीन नंबर्स हैं जो जीपी में है तो हमेशा बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। आपको एएम में याद दिला दूं, एएम में आपको बी जो होता था वो ए प्लस सी बाई 2 होता था। यदि ए बी सी तीन नंबर ऐसे हैं जो किसमें है, एपी में है, यदि तीन नंबर एपी में है तो उनका जो एरिथमेटिक मीन है, बी क्या होता था, एरिथमेटिक मीन होता था, और वो हमेशा ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर यदि तीन नंबर जीपी में है, एबीसी तीन नंबर ऐसे हैं जो जीपी में है, तो बीच का नंबर का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होगा हमेशा एसी के। आप इसकी मतलब कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ इन तीन नंबर्स को ले लूं, आपको दिख रहे हैं कि एपी में है, तो आई गारंटी कि इसका स्क्वायर, यानी यही तो मैंने बोला कि इसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो आई गारंटी कि इसका स्क्वायर हमेशा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो चलिए इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो जी हाँ, ए का मल्टीप्लाई करना है ए आर स्क्वायर से, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यही बताने की मैं कोशिश कर रहा था। तो ज्योमेट्रिकल मीन आपको समझ आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल मीन इज व्हाट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन मैंने आपको बता दिया। आपने एपी में एक चीज पढ़ी थी, आपने एपी में पढ़ा था कि यदि दो नंबर ए और बी हैं, उसके बीच में मुझे एन नंबर ऑफ एम्स डालने हैं, एन नंबर्स ऑफ एम डालने हैं। तो मैंने उसको एक टॉपिक का नाम दिया था इंसर्शन ऑफ एन एम्स बिटवीन टू नंबर, है ना, बिटवीन टू नंबर्स। वैसे यहां पर आपको मैं एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इंसर्शन ऑफ एन जीएम्स
बिटवीन टू नंबर्स। देखिए बहुत सीधी सी बात है, मुझे मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, मुझे कुछ नंबर इसके अंदर डालने हैं, कुछ नंबर इसके अंदर डालने हैं, और उन नंबर को डालने के बाद मुझे ये पूरी की पूरी सीरीज जीपी में दिखनी चाहिए। यानी मान लीजिए मैं इसमें बहुत सारे नंबर डाल देता हूँ, पहला G1, दूसरा G2, तीसरा G3, चौथा G4, इस तरीके से मैं Gn तक डाल देता हूँ, इस तरीके से मैं Gn तक डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए और बी दो ऐसे नंबर थे जिनके बीच में मैंने इतने सारे जीएम्स डाल दिए। जीएम्स डालने का मतलब ये होगा कि अब मैं ए से बी तक जब इसको मैं रीड करूंगा, ए से बी तक जब मैं इसको रीड करूंगा, तो मुझे सभी नंबर्स किस में दिखने चाहिए, जीपी में दिखनी चाहिए। कहने का मतलब कि G1 अपॉन ए बराबर होना चाहिए G2 अपॉन G1 के, बराबर होना चाहिए G3 अपॉन G2 के, बराबर होना चाहिए G4 अपॉन G3 के। इस तरीके से आगे कंटिन्यू होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप मुझे एक बात बताइए, यदि मुझे ए के बाद ए से यहां तक पहुंचना है, तो मुझे ए का सिर्फ आर पता चल जाए कि रेशियो क्या है, तो ऑब्वियसली अगला टर्म ए आर हो जाएगा, इसका अगला टर्म ए आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगला टर्म आर क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो जरूरत किसकी है, आर की, मुझे रेशियो की जरूरत है। जैसे एम में जरूरत थी डी की, एम में किसकी जरूरत थी, डी की। यदि डी पता चल जाता तो आप क्या करते, ए प्लस डी करते तो अगला टर्म मिल जाता, एक और डी करते तो अगला टर्म मिल जाता, एक और डी प्लस करते तो अगला टर्म मिल जाता। वैसे यहाँ पर जीएम में जरूरत होती है, जीपी में जरूरत होती है रेशियो की। यदि आपको आर पता चल जाए तो फर्स्ट टर्म में एक आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, उस अगले टर्म में एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा, इसमें एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो और अगला टर्म मिल जाएगा। कुल मिलाकर यूनिट आर, यूनिट आर। तो मैं अब आर बताने, आर मेरे को मिल जाएगा तो मैं इस G1, G2, G3, G4 सबकी वैल्यू मैं अपने आप बता दूंगा। तो आर कैसे पता करें, उसके लिए अपने को थोड़ा सोचना है। बहुत आसान है, प्रॉब्लम नहीं है। इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है, अपने पास ए है, लास्ट टर्म क्या है इसमें, लास्ट टर्म क्या है इसमें, बी है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म पर जरा सोचना है, 1 2 3 4 इस तरीके से n टर्म, तो ये जो मैंने इंसर्ट किए हैं, दो टर्म इसमें पहले से हैं, तो टोटल कितने टर्म हो गए, n+2। यहाँ पे स्मॉल n क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म इंसर्टेड, कितने टर्म आपने इंसर्ट किए हैं, ये डिनोट करता है इस n को। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म इंसर्टेड, n नंबर ऑफ टर्म्स आपने बीच में इंसर्ट किए, और 2 का मतलब ये है कि ये a और b को भी अपन ने प्लस किया है। तो पता चल गया कि इस पूरी जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2, n+2 आर दी टोटल नंबर्स, राइट। तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था an का, लास्ट टर्म का फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो, आर पता करना है अपने को, और अपॉन में n-1, ये मैंने लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको बताया था। तो लास्ट टर्म अपने पास है b, फर्स्ट टर्म है अपने पास a, r के बारे में पता नहीं, r तो ही निकालना है, n का मतलब है n+2 और -1 पहले से करना है। इस b को इधर ले आइए, तो ये हो गया b अपॉन a इज इक्वल टू r की पावर में ये हो गया n+1। तो यहां से पता चला कि जो r की वैल्यू है, यहाँ पे n+1 है तो उधर जाएगा, b अपॉन a की पावर में आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n+1। आपको ये बता दूं मैं कि जैसे मान लीजिए a स्क्वायर की वैल्यू b है, तो a की वैल्यू हो जाएगी b की पावर हाफ, यानी ये 2 इधर उधर जाएगा तो 1/2 बन के जाएगा। जैसे मान लीजिए a क्यूब बराबर c लिखा हुआ है, तो a का मतलब होता है c की पावर में 1/3, यानी 3 उधर जाएगा तो 1/3 बनकर जाएगा। ये आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये आ गया r, ये आ गया r। इसको मैं रफ करता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखाया था। अब जरा आप ध्यान से देखिए, आर आपके पास आ गया, इस ए में एक आर का मल्टीप्लाई करेंगे, एक आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी जीवन आपके पास क्या हो गया, जीवन हो गया ए इंटू आर। ए इंटू आर का मतलब ए इंटू आर, आर की वैल्यू है बी अपॉन ए की पावर में 1/n+1। G2 क्या हो जाएगा, G2 क्या हो जाएगा, एक और आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि दिस इंटू दिस, एक और आर का मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, यानी आ जाएगा ए बी अपॉन ए, अब 2 टाइम्स यानी 2/n+1। G3 कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन एक और आर का मल्टीप्लाई, एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा ये, इस तरीके से। यानी कि यदि आपको जी के निकालना है, मतलब kth टर्म निकालना है, या जीएन निकालना है, सब वो जीएन निकालना है, तो जीएन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए की पावर में n अपॉन में n+1। इस तरीके से आप n जीएम्स निकाल सकते हैं। ये पहला जीएम है, ये दूसरा जीएम है, तीसरा जीएम, जितने भी जीएम आपको पुट करने हो। मान लो मुझे सिर्फ 2 ही पुट करने होते तो मैं G1 निकाल लेता और G2 निकाल लेता, समझ आया। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप बोर्ड में रफ करने से पहले आप इसको वीडियो पॉज करिए और अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए
3 से लेकर 81, ठीक है। मान लीजिए मुझे 2 जीएम ऐड करने हैं। कितने जीएम ऐड करने हैं? 2 जीएम ऐड करने हैं। तो मैं कहीं से आर पता कर लूँ। आर का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए अपॉन में 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ऑब्वियसली बी क्या है? लास्ट टर्म 81, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी 3, और 1 अपॉन एन प्लस 1। एन का मतलब है मुझे कितने टर्म इंसर्ट करने थे? 2 टर्म इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ये हो गया 27 की पावर में 1 अपॉन 3, और 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 3। तो ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया 3, यानी आर की वैल्यू आ गई 3। तो 3 इंटू 3, इसमें एक और, इसमें आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला टर्म मिल जाएगा, इसमें एक और आर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगला टर्म मिल जाएगा, 2 आ गए। अब एक और आर का मल्टीप्लाई करूंगा 31 हो जाएगा। अब इन तीनों को पढ़ के तो देखो, इन सबको पढ़ के देखो, ऑलरेडी इसमें आएंगे, जीपी में आएंगे। 3 3 9, 3 27, 27 3 81, यानी कि आर पता चल जाएगा तो मैं उसके अंदर जितने मर्जी आए उतने जीएम इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें जीएम इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि एन जीएम किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए अपने को चाहिए आर। यदि आपने आर निकाल लिया तो आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म एक आर का मल्टीप्लाई करना है तो पहला जीएम मिल जाएगा, एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा जीएम मिल जाएगा, एक और आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा जीएम मिल जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि आपको मान लीजिए कोई भी जीएम चाहिए तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। मान लीजिए 5वां जीएम चाहिए, G5 चाहिए, तो 5 अपॉन में 5 प्लस 1, बस खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ये एन जीएम इंसर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट्स आप डाल दीजिए। पहला नोट है कि यदि ए बी सी आर इन जीपी, यदि 3 टर्म ऐसे हैं जो जीपी में है, तो किसी एक फिक्स नंबर का यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैं के का मल्टीप्लाई करता हूं, के ए, के बी, के सी, ये भी हमेशा किस में रहेंगे? इन जीपी। या फिक्स नंबर का आप डिवाइड भी कर दें, ए बाई के, बी बाई के, सेम नंबर का सी बाई के का डिवाइड करेंगे तो ये भी किस में कहलाएगा? इन जीपी ही कहलाएगा। ये भी किस में कहलाएगा? जीपी में ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, ठीक है। अब आप जरा देखिए, आपको यदि मान लीजिए किसी जीपी में 4 टर्म या 3 टर्म मानने हैं, जैसे आपने एपी में पढ़ा था कि कोई ऐसी जीपी है जिसमें मान लीजिए 3 टर्म मानने हैं, तो 3 टर्म मानने हैं, यदि आप किस तरीके से मानेंगे? 3 टर्म इन जीपी मानने हैं तो हमेशा आप क्या मानेंगे? ए बाई आर, ए और ए आर, इस तरीके से आपको मानना है। 4 टर्म यदि मानने हैं तो 4 टर्म में यूजुअली क्या होगा? वैसे तो आप ऐसे मान सकते हैं ए आर क्यूब, ए आर और ए आर क्यूब, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ऐसे न मान के लोग ऐसे मानते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको जिसमें आसानी लगे वो, यदि प्रोडक्ट, किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात कर रहे हो कि 4 टर्म है जिनके प्रोडक्ट कुछ दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट की बात करें तो आप ये मान लेना, क्योंकि इसमें क्या होगा? आर सभी कैंसिल हो जाएंगे, ये आर क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे तो आप इसको मानकर करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली लोग इसको मानकर करते हैं यदि 4 टर्म मानी, लेकिन 3 टर्म माना है तो आपको यही मानना है। 3 टर्म में आपको यही मानना है। इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप 4 टर्म मान सकते हैं। 4 टर्म आप इस तरीके से इसको मान सकते हैं, 5 टर्म भी मान सकते हैं, 6 टर्म भी मान सकते हैं, लेकिन अभी 4 टर्म से ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा थर्ड प्रॉपर्टी यहीं पे देख लेते हैं, चलिए जगह है अभी। मान लीजिए 4 टर्म है, ए बी सी डी आर इन जीपी, तो ऑब्वियसली बी अपॉन ए बराबर होगा सी अपॉन बी के, बराबर होगा डी अपॉन सी के। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, ये प्रॉपर्टी है। बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, सी स्क्वायर बराबर बी डी होगा। ये देखिए, सी स्क्वायर बराबर, मैंने इसको लिया तो क्या आया? बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। इसको लिया तो क्या आ गया? सी स्क्वायर बराबर बी डी आ गया। लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा हूं, इन दोनों को ले लेता हूं। तो इन दोनों को लूंगा तो क्या आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि कई बार 4 टर्म जीपी में देते हैं और ये टर्म अपने को मानना पड़ता है। ये टर्म, और यदि 4 टर्म आपके पास जीपी में है, यदि 4 टर्म आपके पास जीपी में है, तो ये आपके पास वेल नोन होना चाहिए, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ये आपको पहले से ही बता दिया गया है।
ये आपको पहले से ही बता दिया गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीपी इन थ्योरी पोर्शन। जो भी थ्योरी पोर्शन में था वो मैंने आपको बता दिया। अभी आगे और भी डिफरेंट चीजें आएंगी, इससे आगे की चीजें आएंगी। ये तो अभी सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। तो अभी तो अपन मिसलेनियस वाली चीजें पढ़ने वाले हैं, जब दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत आगे अभी जीपी है, आगे बहुत एपी है, लेकिन जो बेसिक थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद अपन कुछ सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।